अगली विधि है तुम्हारी द्विअपघटन विधि, पांचवी। तुल्यांकी भार निकालने की जो पांचवी विधि है वो है तुम्हारी द्विअपघटन विधि। द्विअपघटन विधि का मतलब क्या होता है कि दो अभिकारक होंगे, दोनों में से कोई कुछ न कुछ भाग क्या होंगे, एक दूसरे में बदल जाएंगे। जैसा कि एक अभिक्रिया हमने यहाँ पर लिखा है NaCl + AgNO3, ये इसमें का कुछ भाग इसमें और इसमें का कुछ भाग इसमें NaNO3 और AgCl बनता है। तो इसमें ये कहा जाता है कि अगर द्विअपघटन की क्रिया में एक धातु के लवण का भार तथा तीसरे लवण का भार ज्ञात हो और तीनों मूलकों में से किसी दो मूलक का तुल्यांकी भार ज्ञात हो तो तीसरे का तुल्यांकी भार ज्ञात किया जा सकता है। होता क्या है कि अगर दो लवण में से किसी तत्व का तुल्यांकी भार आपको पता नहीं है, तब हम क्या करते हैं कि उस लवण का अगर दूसरे लवण से अभिक्रिया कराते हैं तो एक अवक्षेप के रूप में पदार्थ बनता है, तो उस पदार्थ का भार ज्ञात कर लेते हैं। साथ ही साथ जिस तत्व का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है उसके लवण का भार पहले से ज्ञात करके ही अभिक्रिया कराते हैं, तो दोनों का भार ज्ञात हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर दिया है कि NaCl का पहले से भार तौलकर हमने इससे अभिक्रिया कराया, ठीक है। फिर हमारा जो बना हुआ है AgCl बना है, जिसका अवक्षेप मिला है, उसका भार हम तौल लेते हैं। जब तौल लेंगे तो अब हमको क्या करना है, हम इस सूत्र की सहायता से अज्ञात कोई भी इसमें से अज्ञात होगा हम उसकी गणना कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिया है NaCl का भार, तो ये तो पहले से ही पता है, और AgCl का भार अवक्षेप का भार तौल लेंगे। फिर यहाँ पर है Na का तुल्यांकी भार, मतलब Na का तुल्यांकी भार आपका अगर आपको पता है तो इसे रख लेते हैं। Cl का तुल्यांकी भार आपको पता है तो उसे भी रख लेते हैं। Ag का तुल्यांकी भार नहीं पता है तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह बना लेते हैं, और Cl का तुल्यांकी भार पता है तो ये ऊपर वाला तुल्यांकी भार तो नीचे हो ही जाएगा। तो इस तरीके से ये तीनों आपके पता हो गए, तो इसमें से एक और ये दोनों तो आपको पता है ही है, तो ये दोनों और ये पता है, तो इसको आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी एक का तुल्यांकी भार ज्ञात किया जा सकता है। ये विधि है तुम्हारी द्विअपघटन विधि। अगली विधि है विद्युत अपघटन विधि। विद्युत अपघटन विधि में क्या होता है कि किसी दो विद्युत अपघट्य में विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ प्राप्त होते हैं, इलेक्ट्रोड पर कुछ पदार्थ बनते हैं। तो पदार्थ जो बनते हैं, पदार्थ की मात्रा उसकी तुल्यांकी, पदार्थ की मात्रा उसकी तुल्यांकी भार के समानुपाती होते हैं। तो जैसे हमने कह दिया कि दो को हमने विद्युत अपघट्य ले लिया, एक है CuSO4 कॉपर सल्फेट और एक है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। दो को हमने विलयन ले लिया विद्युत अपघट्य। अब उसमें विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित करते हैं, तो एक को इलेक्ट्रोड पर आपको कॉपर मिलेगा और एक को इलेक्ट्रोड पर आपको सिल्वर मिलेगा, Ag मिलेगा। तो कॉपर यानी इलेक्ट्रोड पर जो कॉपर मिला है उसकी मात्रा तौल लेते हैं, और जिस इलेक्ट्रोड पर Ag मिला है उसकी मात्रा तौल लेते हैं। तो इस कॉपर और Ag में से किसी एक का तुल्यांकी भार हमको ज्ञात हो, पहले से ज्ञात हो, तो दूसरे का हम तुल्यांकी भार इस नीचे लिखे हुए फार्मूले पर रखकर ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे हमने दिया है Cu का तुल्यांकी भार बटे Ag का तुल्यांकी भार इक्वल टू इलेक्ट्रोड पर
Cu की मात्रा बटे इलेक्ट्रोड पर Ag की मात्रा। तो ये जो इलेक्ट्रोड Ag और इलेक्ट्रोड पर जिस इलेक्ट्रोड पर Cu मिलेगा उस इलेक्ट्रोड पर आपका Ag नहीं मिलेगा। उसमें चार, अगर दो विद्युत अपघट्ट हैं तो चार इलेक्ट्रोड होंगे, तो चारों इलेक्ट्रोड में से किन्हीं दो पर, एक पर Ag मिलेगा तो एक पर Cu मिलेगा और बाकी दो पर कोई दूसरा पदार्थ मिलेगा। तो हम जिस पर मिलेगा हम उसी की भार की गणना करेंगे। अगला इसमें है कि अम्ल का तुल्यांकीय भार। तो अम्ल का तुल्यांकीय भार अगर हमको निकालना है तो इसका फार्मूला होता है अम्ल का अणु भार बट्टे अम्ल की भास्मिकता। यानी अम्ल की भास्मिकता क्या होती है? किसी अम्ल की भास्मिकता उस अम्ल में उपस्थित विस्थापनीय H+ आयन की संख्या होती है। H+ आयन की संख्या होती है। तो और क्षार का तुल्यांकीय भार होता है क्या? क्षार का तुल्यांकीय भार होता है क्षार का अणु भार बटे क्षार की अम्लीयता। तो किसी क्षार की अम्लता उस क्षार में उपस्थित OH- आयन की संख्या होती है। और लवण का तुल्यांकीय भार निकालना है तो हम क्या करेंगे? लवण का अणु भार बटे धातु तत्व की समस्त संयोजकता। उदाहरण में अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे हमने दिया H2SO4 का तुल्यांकीय भार। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसका तुल्यांकीय भार क्या होगा? तो इसका तुल्यांकीय भार होगा H2SO4 यह है, इसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन H+ की संख्या कितनी है? 2। H+ की संख्या कितनी है? 2। तो जब 2 है तो इसका मतलब इसके अणु भार में इसकी जो भास्मिकता 2 है उससे हम क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। तो जब 2 का भाग देंगे तो उसका अणु भार आता है 98/2, तो होता है 49। इसका तुल्यांकीय भार 49 आता है। अब ऐसे ही अगर एक हम CaOH का ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकीय भार की गणना करें तो यहाँ पर OH यानी यह क्षार है, तो इस क्षार की अम्लता क्या होगी? OH- की संख्या। तो OH इसमें कितने हैं? 2। तो इसके अणु भार कितने होंगे? 74। 74 में इसकी अम्लीयता यानी 2 से भाग दे देते हैं, अम्लीयता 2 होती है उससे भाग दे देते हैं तो हमारा आ जाता है इसका तुल्यांकीय भार जो है कि 37। और इसी तरीके से Na2CO3 एक लवण है, Na2CO3 एक लवण है का तुल्यांकीय भार ज्ञात करना है तो हम पहले करते हैं इसके अणु भार की गणना। तो इसका अणु भार आपका आता है 106/2, क्योंकि सोडियम का समस्त द्रव्यमान 1 का Na+ होता है तो 1 संयोजकता होती है, जब 2 है तो 2 संयोजकता हो जाएगी, क्योंकि समस्त संयोजकता होनी चाहिए तो इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। तो 2 से हम क्या करते हैं? भाग दे देते हैं, तो ये आ जाता है आपका 53, यानी Na2CO3 का तुल्यांकीय भार हो जाएगा 53। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं।